हेलो एवरीवन, आई एम विजय भक्ते, डायरेक्टर ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन फॉर हाइक इन सैलरी। ये आज का टॉपिक है। बच्चों के मन में, जो स्पेशली फ्रेशर्स और बिगिनर्स हैं, उनके मन में ये क्वेश्चंस रहता है कि मुझे क्या सैलरी पे हायर किया जाएगा, या फिर मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी इतना है तो वो मुझे मिलेगा क्या। तो सबसे पहले आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए जा रहे हो, आप ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के लिए जा रहे हो, ईटीएमएफ स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपका सैलरी एज पर इंडस्ट्री कितना है। आज के डेट में जितने भी लोगों से या स्टूडेंट से मैं मिली हूँ, उनको ये पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या क्राइटेरिया है सैलरी देने का, या क्या स्लैब्स रखे हैं फ्रेशर्स के लिए या बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहले कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन मल्टी एमएनसी हो या स्टार्टअप हो, आपका सैलरी स्लैब एज अ फ्रेशर बहुत बड़ा गैप नहीं रहेगा। लाइक अगर एमएनसी आपको 13-15,000 दे रहा है तो स्टार्टअप भी आपको अराउंड उसी रेंज में ही सैलरी देगा, 2-3 हज़ार का डिफरेंस रहेगा अगर वो स्टार्टअप ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना इंटरव्यू से पहले बहुत मैटर करता है, सो दैट आप रिलेवेंट क्वेश्चंस के प्रॉपरली, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके प्रॉपरली आंसर्स दे सकते हो। बहुत बार क्या होता है, जस्ट आपका इंटरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजर या एचआर शुरू करता है एंड आपके तरफ से क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी माय सैलरी। तो ये गलत टाइमिंग है पूछने का, बिकॉज आपका वो इंटरव्यू है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन। आपके हाथ में वो राइट है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। आप ये क्वेश्चन फर्स्ट डायरेक्टली पूछने का मतलब क्या रहेगा, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, नॉट इन अ लर्निंग। बीइंग अ फ्रेशर और बिगिनर, ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड आप पहला ही उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट विल बी माय सैलरी। तो सैलरी हमेशा आपका जो परफॉर्मेंस है उसी पे बेसिस होती है, बट एक बेसिक सैलरी जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड की होती है वो हमेशा सेम रहेगी। एंड देन आपका एड ऑन परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जानने के लिए एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। सो इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस भी दे रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड थिंग, सैलरी पहला पूछना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है उनका एंड ऑफ द इंटरव्यू वो ही आपको बता दे कि आपको क्या सैलरी है, और अगर आपको वो सैलरी पे वर्क करना अफोर्ड होता है तो आप ऑब्वियसली जाओगे। या फिर एंड ऑफ द इंटरव्यू एचआर या प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपको पूछते डू यू हैव एनी कंसर्न्स, आपको कुछ कंसर्न्स है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली दैट आप अपना क्वेश्चंस फ्रेम करके प्रॉपरली उनको पूछ सकते हो। सेकेंड थिंग, आप मैंने ये भी फाइंड आउट की है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि मार्केट में क्या सैलरी स्लैब पे उनको रखा गया है या क्या सैलरी स्लैब होता है फ्रेशर्स के लिए। मैंने एक स्टूडेंट थी, एम.फार्म हुआ था उसको ये लगता था बिकॉज शी हैज़ डन एम फार्मेसी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हर सैलरी विल बी 50,000, जबकि ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको 50,000 कमाने के लिए अगर आपका परफॉर्मेंस, स्किल्स, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, देन पीपल मैनेजमेंट, देन सॉफ्टवेयर नॉलेज, ये सभी चीज़ें अगर आपकी बहुत अच्छी है तो भी आपको 50,000 के लिए कुछ हटके करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपका होगा। इट माइट बी पॉसिबल आप एट ए टाइम 2 सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हो तो आपका सैलरी, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर यू 50,000 ऑफ सैलरी। और अगर ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि अभी क्या स्लैब है आपका। अगर टारगेट है 50,000 तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत स्मार्टली कुछ लोग ये चीज़ करते हैं, विद इन 2-3-4 ईयर्स में वो ये चीज़ अचीव करते हैं, तो वो स्मार्टनेस आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका सैलरी उतना होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एचआर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ फॉल्स कमिटमेंट देके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें
फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके ये सैलरी पा लूँगा, तो ये आप बहुत बड़े मेथ में हो और आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री ये बहुत छोटा इंडस्ट्री है। यहाँ पे हो सकता है आपने जिस एचआर को इंटरव्यू दिया 6 महीने के बाद वो एचआर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होता है या वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, और वहाँ पे आप वही सेम एचआर को टकराते हो इंटरव्यू के ड्यूरिंग, वो आपको याद रखेगा बिकॉज ऑफ योर सिली परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ कि आपने क्या नहीं करना चाहिए, बट आपका ये राइट है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सैलरी पे ज्वाइन करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफ़र लेटर में भी पता चलती है, इवन दो आपको इंटरव्यू के ड्यूरिंग एचआर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताएंगे। आपको आपके एक्सपेक्टेशंस अगर जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू वांट टू अर्न 50,000 तो कौन से डेजिग्नेशन पे 15,000 सैलरी मिलता है। फ्रेशर्स के लिए अगर 13,000 या 15,000 या 20,000 सैलरी है तो वो हाइक कैसे करना चाहिए। तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू रेज योर सैलरी इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो देख सकते हो। तो इस तरह से आपको बस सैलरी पे फोकस अगर आप इनिशियल 2 इयर्स पे रखते हो, सो यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल। मतलब आपके स्टार्टिंग करियर में ही आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हो, या ऐसा हो सकता है आप जॉबलेस भी हो जाओगे, क्योंकि जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है ना, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वैसे आपकी भी पब्लिसिटी होगी। अरे यार आज के बच्चे ऐसे हैं, अरे उसका इंटरव्यू मैंने वहाँ पे लिया था, नहीं वो अच्छा नहीं है। या जो आपको कंसल्टेंसीज रेफ़र कर रहे हैं वो भी आपको शायद रेफ़र ना करे। आप जिस नेटवर्किंग के थ्रू या रेफरल के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, वो रेफरल भी आपके बारे में बैड पब्लिसिटी कर सकता है या बैड थिंग्स बोल सकता है। तो आपको आपका ब्रांड बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखना मार्केट में कोई भी नया ब्रांड अवेलेबल होता है तो उसको स्टेबल होने के लिए एंड देन ग्रोथ होने के लिए टाइम लगता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट आई नीड 6 months to 2 years टू डेवलप माई सेल्फ। तो आपको इसी पे फोकस देना है। ये 2 साल इतने क्रूशियल रहेंगे कि जो आपको लाइफ का फ्रेमवर्क बना के दे सकते हैं या आपके करियर का फ्रेमवर्क बना के दे सकते हैं। जो 2 साल आप अगर इंडस्ट्री में स्पेंड करने वाले हो इनिशियल आपके फर्स्ट 2 years, वो 2 साल आपको लाइफ के करियर के लिए, करियर ग्राफ के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। आपके बॉस के साथ कैसे रिलेशन है, आपका नेटवर्किंग कैसा है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे, आपके ईमेल एटिकेट्स कैसे, कॉर्पोरेट एटिकेट्स कैसे, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है। ये सब चीज़ें अगर आप 2 साल में सीखोगे और इन डेप्थ उस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे तो आप आराम से आपका टारगेटेड सैलरी जान सकते हो। और आपको एक ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, हम इन्फ्लेशन जो है और हमारा सैलरी ये मतलब डायरेक्ट मतलब ये होना चाहिए कि जैसा इन्फ्लेशन हो रहा है वैसे ही हमारा सैलरी ग्रोथ भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ने के बाद आप सोचोगे अब मेरा सैलरी इतना होगा, तो जब आप वो सोचोगे उसके लिए जो भी आप कदम उठाओगे उस टाइम तक महंगाई और बढ़ जाएगी। तो आपको समझना है कि आज अगर कोई चीज़ मुझे 50 रुपये में मिल रही तो 5 साल में वो डेफिनेटली 150-200 होगी। या कोई भी चीज़ के लिए आप एक अंदाज़ा बांध रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि महंगाई ऐसे होनी चाहिए तो मेरा सैलरी 5 साल बाद क्या होना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या आउटपुट देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। अब उससे क्या होता है मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बार गलत सैलरी बताई जाती है। लाइक आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो और बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है मैं बता दूँ कुछ भी और मुझे सैलरी उतना मिल जाएगा। होता क्या है, आप जो सैलरी बताते हो आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है कि आपका सैलरी क्या था, सही में आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उतने दिनों तक काम कर चुके हो क्या। एंड वहाँ पे अगर आप पकड़ में आते हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में तो बैन होगा ही होगा। अगर वो थर्ड पार्टी जहाँ वो उस काम कर रहा होगा वहाँ वो आपको वैसे भी बैन करेगा, वो आपके लिए गलत रिपोर्ट जनरेट करेगा। फिर मैंने जैसे बताया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो
रिक्रूटर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत स्मार्ट है, आप उनको बेवकूफ़ बना नहीं सकते हो। उन्होंने पहले ही आपके बारे में, अपने नहीं भली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, बट रिक्रूटर ने आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है एंड बिफोर हायरिंग वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि आप गलत सैलरी स्लिप देके आपको जो डिज़ायर्ड सैलरी है उस पे आप जा सकते हो। ये आप अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मेरे लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। इसमें ये स्टोरी ऐसी है कि एक लड़की थी, साइट पे कभी भी, मतलब जो साइट पे मैं काम करती थी वहाँ पे कभी भी इंटर्नशिप नहीं किया था एंड somehow she has applied in MNC और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ। थर्ड पार्टी वेंडर इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है, 3-4 कभी कभी 6 मंथ्स भी लगता है। तो उसने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद साइट को एक मेल आता है एंड फ़ोन आता है कि ये पर्सन आपके यहाँ इतने महीने तक उसने इंटर्नशिप किया है क्या, एंड ये डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है। वो डॉक्यूमेंट फेक था, उस बंदी ने कभी भी वहाँ पे काम नहीं किया था। मैंने या मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कभी भी उसको वहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया था एंड हमने ना करके रिप्लाई दिया और इसके कारण उस MNC कंपनी में वो लड़की ब्लॉक हो गई और उसका जॉब भी चला गया। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक प्रॉपर विजन के साथ करनी चाहिए कि आपका एक छोटा झूठ आपका पूरा करियर ख़राब कर सकता है। मुझे लगता है कि सैलरी हाइक के लिए आपको प्रॉपर उस कंपनी का अगर क्राइटेरिया पता है एंड आपके स्किल्स उसको मैच करते हैं, ऑन दैट बेसिस आपको बार्गेन करना चाहिए कि प्रेजेंटली यू आर वर्किंग सो एंड सो कंपनी, गेटिंग दिस मच सैलरी एंड डूइंग दिस मच वर्क एंड यू कैन गिव दिस मच टू द करंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ दे हायर यू। तो इस तरह से अगर आप बार्गेन करते हो या इससे रिलेटेड आप चाहते हो कि स्पेसिफिक आपको आंसर मिले, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, बट इस तरह से शॉर्टकट्स मत लीजिए। इवन दो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसके कारण आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं करियर में, सो यू कैन यूज़ माई 17 years of experience to learn new things for your career growth. For that you can write me in comment box. Subscribe this channel to know everything about clinical research.